नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीसी म्यूज़िक क्लासेस की यूट्यूब चैनल से। आप देख रहे हैं टीसी म्यूज़िक क्लासेस की मॉक टेस्ट सीरीज़। संगीत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आप सभी इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पे आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। न्यू बैच EMRS एंड MP टेट, BPSC, MP टेट के लिए और MP मेंस, UGC नेट, RPSC, DSSB, NVS, KVS और UPTGT के जो हैं बैच प्रारंभ हैं। आप जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबरों के माध्यम से 7737194852 के माध्यम से। ठीक है, तो बिना विलंब करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, सभी का इस्तकबाल करता हूं। आप सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुरु नानक जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ताल के मुख्य प्राणों की संख्या कितनी है? ताल के मुख्य प्राणों की संख्या कितनी है? 3, 7, 8 या 10? भाई, ताल के मुख्य प्राण पूछे या ताल के प्राण पूछे, उससे क्या फर्क पड़ता है। ताल के जो प्राणों की संख्या है वो है आपके 10। ठीक है, ताल के प्राणों की संख्या जो है 10 है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और सर्वप्रथम जो है ताल के प्राणों का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है, कौन से ग्रंथ में मिलता है, कमेंट बॉक्स में छापना है। काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्तार, ये जो हैं आपके 10 जो हैं मार्ग हैं, सॉरी प्राण हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि नारद जी ने किस ग्रंथ में सर्वप्रथम ताल के प्राणों का उल्लेख किया है। हारमोनी कितने प्रकार की होती है? प्रश्न संख्या 2 है आपकी स्क्रीन पे। 2, 4, 3 या 9? हारमोनी के कितने प्रकार होते हैं? प्रश्न बड़ा अच्छा है कि कितने प्रकार की हारमोनी होती है। जल्दी से आंसर दीजिए। 2, 4, 3 और 9। काफ़ी लोगों का बड़ा अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो सिर्फ 2 प्रकार की जो है आपके हारमोनी होती है, सिंपल हारमोनी और दूसरी है कॉम्प्लिकेटेड हारमोनी। ठीक है, सिंपल हारमोनी और कॉम्प्लिकेटेड हारमोनी। सिंपल हारमोनी भी 2 प्रकार की होती है आपकी, मेगाडाइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग। इस प्रकार से 2 प्रकार में और विभाजित जो हो जाती है। तो 2 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन संख्या 1। प्रश्न संख्या है 3। मतंग के अनुसार बिदारी के कितने प्रकार हैं? 9, 4, 2 या 3? मतंग के अनुसार बिदारी के कितने प्रकार हैं? प्रश्न बड़ा अच्छा है। मतंग मुनि, मतंग किस ग्रंथ के जो हैं रचयिता हैं? यानी कि बृहदेसी ग्रंथ के रचयिता है मतंग ने जो है कितनी गीतियों का उल्लेख किया? 7 गीतियों का जो है आपके उल्लेख किया मतंग ने। ठीक है ना, और कितने अलंकारों का उल्लेख किया, ये कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। तो बिदारी 9, 4, 2 या 3? तो बिदारी को सिर्फ और सिर्फ जो है 2 भागों में, यानी कि 2 प्रकार जो हैं इसके माने हैं उन्होंने। पहला तो है गीत बिदारी और दूसरा है आपके पद बिदारी। ठीक है ना, गीत और पद। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या है आपकी स्क्रीन पर 4। सृष्टि चक्र जो है आपके वाद्य वृंद की रचना किसने की थी? पंडित उदय शंकर, पंडित लालमणि मिश्र, पंडित रवि शंकर या अलाउद्दीन खां साहब? ठीक है, सृष्टि चक्र वाद्य यंत्र की रचना किसने की थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देखिए, उदय शंकर जी किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित हैं उदय शंकर जी। ठीक है, नृत्य। और रविशंकर जी सितार से संबंधित है ही। अलाउद्दीन खान साहब किससे संबंधित हैं? सरोद। एंड लालमणि मिश्र जो हैं इस प्रश्न का एकदम सही आंसर हैं। लालमणि मिश्र जी जो विचित्र वीणा वादन जो थे किया करते थे, विचित्र वीणा से उनका संबंध जाना जाता था। ठीक है, मीरा ओपेरा करके एक ओपेरा की रचना की थी उदय शंकर जी ने। नृत्य मंडली का निर्देशन किया था उदय शंकर जी ने। ठीक है, रविशंकर जी के भ्राताश्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे आ रहा है 5। आशीष अली खान साहब किस वाद्य से संबंधित हैं आपके? आशीष अली खान का संबंध कौन से वाद्य? तबला, सितार, सरोद, बांसुरी? दोस्तों, संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति में ये कहूँगा, आशीष अली खान साहब का जो है आज निधन हो गया। आज निधन हो गया आशीष अली खान साहब जो हैं। और आशीष अली खान साहब जो हैं आपके मेहर घराने के
जो हैं अंतिम चिराग ऐसा कहा जाता है कि आप जो हैं मेहर कराने के, जो बाबा अलाउद्दीन खान साहब के परंपरा से जो चले आ रहे हैं, आशीष अली खान साहब वो थे, और आज इनका निधन हो गया। तो आप देखिए, सबको पता है कि किससे संबंधित, तबला, सितार, सरोद या बांसुरी। तो सरोद जो है इनका मुख्य जो है वाद्य यंत्र जो है रहा है, आशीष अली खान साहब। आप सभी की ओर से आप हाँ और हम इनको श्रद्धा सुमन जो है अर्पण करते हैं, और संगीत जगत में अपूर्णीय क्षति जो है रहेगी, और आपके परिवार का और आपका योगदान हमेशा जो है अमर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या है 6। स्वस्थान नियम में स्थायी स्वर से चौथा स्वर क्या कहलाता है? द्व्यर्ध, द्विगुण, वादी या अर्ध स्थित? स्वस्थान नियम में स्थायी स्वर से जो है चौथा स्वर क्या कहलाता है? यानी चौथे की जगह अगर पूछ लें कि आठवां स्वर कौन सा होगा, तो आठवां स्वर तो होता है द्विगुण। कौन सा होता है? आठवां होता है द्विगुण। और द्व्यर्ध और द्विगुण के जो बीच में होता है वो होता है अर्ध स्थित। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? द्व्यर्ध जो है वो सही आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, ऑप्शन संख्या 1 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या है 7। संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में जो है जाति का वर्णन मिलता है? प्रथम अध्याय, चतुर्थ अध्याय, द्वितीय अध्याय या पांचवा अध्याय? संगीत रत्नाकर के कौन से अध्याय के अंतर्गत जो है आपके जाति का उल्लेख मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम अध्याय होगा या चतुर्थ या द्वितीय या पांचवा? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 7 अध्याय इस ग्रंथ के अंतर्गत हैं। इस ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सप्तधाई ग्रंथ के नाम से जाना जाता है या नहीं जाना जाता है? अब संगीत रत्नाकर के लेखक कौन हैं? तो आ जाएगा शारंग देव जी। अब शारंग देव जी किन के पुत्र थे? तो आ जाएगा सोढ़ल जी के। ठीक है ना, ये सारी की सारी जो है परंपराएं चली आ रही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जाति का वर्णन कहाँ मिलता है? तो जाति का वर्णन दोस्तों मिलता है प्रथम अध्याय के अंदर। क्या क्या मिलता है प्रथम अध्याय में? ग्राम, मूर्छना, तान, स्वर, जाति, ये जितने भी हैं ये इसके अंतर्गत आपके मिल जाएगा। ठीक है ना। दूसरे अध्याय में ग्राम राग, रागांग राग और भाषांग ये जो है मिलेगा, और तृतीय में वाग्यकार से संबंधित मिलेगा, और चतुर्थ अध्याय में आपके क्या मिलता है? प्रबंध से रिलेटेड, और पांचवें अध्याय में ताल मिलता है, छठे अध्याय में वाद्य मिलता है, और सातवें अध्याय में क्या मिलता है? छापिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी मेमोरी भी चेक करनी जरूरी है। गंगाराम जी जो हैं किस महाराजा के दरबारी कवि थे, या किस महाराजा के साथ में संगीतज्ञ थे? या ना गंगाराम जी, महाराजा छत्रसाल, सवाई जय सिंह, विश्वनाथ सिंह या राजा चक्रधर सिंह? कौन है इसमें से जो है इसका एकदम जो है सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पे चल रहा है। गंगाराम जो हैं किस महाराजा के दरबारी कवि थे? गंगाराम जी जो हैं दोस्तों क्या है, एक टीका लिखी थी गंगाराम जी ने, ब्रिज भाषा के अंतर्गत लिखी थी, संगीत रत्नाकर के ऊपर लिखी थी। उस टीका का नाम जो है क्या है? उस टीका का नाम है सेतु। आप लोगों को पता है या नहीं पता है? उस टीका का नाम है जो है आपका सेतु। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। सभी का जवाब जो है बहुत ही सराहनीय है। आप सभी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। तो महाराजा छत्रसाल, सवाई सिंह या विश्वनाथ सिंह या राजा चक्रधर सिंह? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ सिंह जी जो हैं इन महाराजा के साथ में आप जो हैं दरबारी संगीत के थे। ब्रिज भाषा में संगीत रत्नाकर की टीका जो है इन्होंने सेतु नाम से लिखी थी, सेतु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या है 9। गणेश स्तोत्र के लेखक जो हैं कौन है? तानसेन, स्वामी हरिदास, नायक बक्सूर, अबुल फजल। गणेश स्रोत के दोस्तों ये क्लास बहुत अमूल्य समय में से निकाल करके आप लोगों के लिए अरेंज की जा रही है। तो आप लोग ये ना समझें कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया सर ने। नाम लेना जितना इम्पोर्टेंट नहीं है उतना इम्पोर्टेंट है कि उतने ही समय में आप लोगों को प्रश्न श्रृंखला जो है ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। मेरा मानना कितना सही है या कितना गलत है आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। ठीक है, तो मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लूँगा, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, आप सभी लोग समय से आकर के जुड़ जाते हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और हमेशा आप टीसी म्यूज़िक क्लास पे भरोसा बनाए रखें तो टीसी म्यूज़िक क्लासेस आपके साथ में हमेशा तत्पर रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है तानसेन जी। जो गणेश स्तोत्र जो माना जाता है किसका है? तो वो है संगीत सम्राट जो हैं तानसेन जी। ठीक है ना, संगीत सार, रागमाला, है ना, ये सब जो हैं एक ही हमारे तानसेन जी का है ना। आईने अकबरी जो है किसका है? आईने अकबरी अबुल फजल साहब का, अबुल फजल साहब का आईने अकबरी।
ठीक है। चलिए, अब कंठाभरण, धीर कंठाभरण, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो है आपके तानसेन जी को दी गई थी, वो किसने दी थी? वो किसने दी थी? ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में साफ करके बताइए। प्रश्न संख्या है 10। सेलू का वाद्य है तत्, घन, सुशील और अवनद। देखिए, इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कॉर्डोफोन्स, आपका मेम्ब्रोनोफोन्स, आपका एरोफोन्स, आपका जो है सॉरी, ये मेम्ब्रोनोफोन्स नहीं होगा, मेम्ब्रोनोफोन्स अवनद होगा, मेम्ब्रोनोफोन्स, और ये हो जाएगा ऑक्टोफोन्स। क्या होगा? ऑक्टोफोन्स। यानी कि जो सीरियल है वो क्या है आपका? कॉर्डोफोन्स, आपका जो है ऑक्टोफोन्स, आपका एरोफोन्स, आपका मेम्ब्रोनोफोन्स। ये चार जो है प्रकार के वाद्य हैं। पांचवा जो है इलेक्ट्रॉनिक को कभी कभी काउंट कर लिया जाता है। तो सेलू का जो वाद्य है वो है मेम्ब्रोनोफोन्स, यानी कि अवनद वाद्य हैं, यानी कि नाल की तरह का ये वाद्य आपका होता है। संगीत रत्नाकर, मानसोल्लास, संगीत सार, इन सब में इसका उल्लेख जो है आपके मिलता है। प्रश्न संख्या है आपकी स्क्रीन पे जो है 11। निम्न में से सुशील वाद्य को चुनना है। कल्पतरु, खड़ताल, क्षुद्र घंटा या चुक्का। इसमें से सुशील वाद्य जो है आपका कौन सा है, उस वाद्य को आप चुन लीजिए। बहुत बढ़िया, बेहतरीन जो है प्रश्न आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। लाइक किस किस ने नहीं किया अभी तक, लाइक करिए, अपना थंब लहरा दीजिए। मेरी आवाज़ अगर आप तक बिल्कुल क्लियर आ रही है, और मेरी आवाज़ इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन आपको अगर अच्छी लग रही है तो अपना थंब जो है प्रेस कर दीजिए। जितने भी जो सुन रहे हैं वो आपका थंब प्रेस कर दे जाइए, ठीक है। तो जो है चुक्का आपका किस तरह का वाद्य है वो आपको चुनना है। तो चुक्का सॉरी, सुशील वाद्य जो हैं वो इसमें चुक्का वाद्य हैं, ठीक है। चुक्का वाद्य जो है सुशील वाद्य हैं, ध्यान रखिएगा। कल्पतरु भी घंटे की तरह ही होता है, और खड़ताल भी आपका जो है अवनद वाद्य होता है। क्षुद्र घंटा भी जो है आपके जो है घन वाद्य, यानी कि आपस में जो टकरा करके बजते हैं, घुंघरू को क्षुद्र घंटा कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या है 12। भरत का संबंध किस वीणा से है? निशंक, नकुली, महती या चित्रा वीणा। कौन सी वीणा से जो है भरत का संबंध है? तो निशंक, निशंक का है आपका शारंग देव। नकुली का संबंध है आपके किसका? नकुली। नकुली में कितनी तंत्रियां होती है? 2 तार होते हैं, नकुली में नहीं होते। महती, महती का संबंध कौन नहीं जानता है? महती वीणा से संबंध किसका है? छापिए कमेंट बॉक्स में और बताइए। महती वीणा, है ना। और चित्रा वीणा जो है वो है आपके किसका? भरत का, है ना, भरत। लेकिन मतंग को जो है वादक जो है चित्रा वीणा का कहा जाता है। मतंग को भी चित्रा वीणा का वादक जो है आपके कहा जाता है। इस प्रश्न को लेकर के त्रुटि नहीं पाले। कहीं कहीं जैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपने को काम करना, तो भरत यहाँ पे चित्रा से रिलेटेड माना जाएगा, ठीक है ना। 7 तंत्रियाँ होती है, कितनी तंत्रियाँ होती है इसमें, ठीक है ना। उंगली से इस वीणा को आपके बजाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे है 13। ताल मार्तंड के लेखक कौन है? पुस्तक है ताल मार्तंड, भगवत शरण जी, घनश्याम दास जी, सत्यनारायण वशिष्ठ या अप्पा तुलसी। इसमें से आपके ताल मार्तंड पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? अप्पा तुलसी की मैं बात करूंगा तो अभिनव ताल मंजरी, अभिनव ताल मंजरी ये किसकी है? अप्पा तुलसी की। मैं भगवत शरण शर्मा जी की बात करूंगा, भगवत शरण शर्मा जी, ताल प्रकाश, ताल प्रकाश। मैं घनश्याम दास पकाव जी की बात करूंगा तो आपका मृदंग सागर, मृदंग सागर। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? सत्यनारायण वशिष्ठ जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। 125 अप्रचलित तालों का इसमें उल्लेख मिलता है। आपका ऑप्शन संख्या 3 जो है इसका सही आंसर है। त्रिपुट ताल खंड जाति में कितनी मात्रा की होगी? 8 मात्रा, 10 मात्रा, 13 मात्रा या 9 मात्रा। तो दोस्तों खंड जाति यानी कि आपके दक्षिणी जो दक्षिण संगीत के अंतर्गत जो आपके मुख्य तालें होती हैं वो 7 मुख्य तालें हैं। कितनी? 7 मुख्य तालें हैं। और आपके जातियाँ होती है वो 5 जातियाँ होती हैं, ठीक है ना। 7 मुख्य तालें, तालों की 5 जातियाँ और 6 अंग जो हैं इन तालों के होते हैं। अब 5 जातियों के अंतर्गत एक जाति है खंड। अब पूछा कि खंड जाति में कितनी मात्रा की होगी? तो खंड में देखिए 5 लघु 5 मात्रा का होता है। तो आपके त्रिपुट का है 1 लघु द्रुत द्रुत, तो आपके 5 + 2 + 2 तो कितनी मात्रा की हो गई?
9 मात्रा की ताल आपके हो जाती है। अब संकीर्ण होगा तो संकीर्ण में ये 9 मात्रा का हो जाएगा, 9 2 11 और 2 13 में संकीर्ण हो जाएगा। तो ये 8 मात्रा की ताल जो है किस जाति में होगी, कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। मशीद खान का संबंध किस घराने से है? मशीद खान साहब का संबंध बताना है आपको, अजराड़ा, पंजाब, फर्रुखाबाद या दिल्ली। तो मशीद खान साहब जो हैं इनका संबंध किस घराने से जाना जाएगा? मशीद खान साहब जिन्होंने विलायत खान साहब जिस घराने के प्रवर्तक रहे हैं उसी घराने से इनका रिलेटेड है। मशीद खान साहब तबला, ठीक है, फर्रुखाबाद घराना। प्रश्न संख्या है 16। गम रे ग प ध ध नि सा ध प स्वर समूह किस राग का? बिहाग, देशकार, बागेश्वरी या बिलावल। गम रे ग प द ध नि सा, ये जो स्वरावली है, ग व प नि बिहाग, देशकार सा रे ग प द सा, जो ये जाता है सादा प, ये जाता है बागेश्वरी। आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बिहाग, देशकार, बागेश्वरी या बिलावल। तो इस प्रश्न का हो जाएगा आपके बिलावल। सामा गद, ये बागेश्वरी के स्वर है, ठीक है। तो ये बिलावल इज द करेक्ट आंसर। बिलावल बिलावल थाट का है, बिहाग बिलावल थाट का है, देशकार बिलावल थाट का, बागेश्वरी काफी थाट का है। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पर है 17। रेमा पनी पामारेनी सा भीम पलासी बैरागी भैरव देशिया वृंदावनी सारंग। रेम जो पानी आपके स्वरावली जारी है, रेम पने पमरे नी सा, यानी कि ये शुद्ध नहीं आ रहा। यहाँ पे दोनों नी का प्रयोग देखिए भीम पलासी में नहीं होता है, बैरागी भैरव में नहीं होता है, देश में होता है या नहीं होता है? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब है आपका वृंदावनी सारंग, ठीक है। ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न संख्या है 18। गम पध नि ध प गम ग मधमास सारंग बिहागड़ा पटदीप या जौनपुरी। कौन सी जो है स्वरावली आपको यहाँ नजर आ रही है? गम पध नि गम पध ने द प गम ग गम प द नि शुद्ध नहीं है, कोमल है। गम पद ने द प ग म ग, ये जो स्वरावली है, दो ध्ववत के बीच में जब कोमल निषाद आपको दिख जाए तो बिहागड़ा लगा देना, ठीक है। मधमास सारंग में ध्यवत प्रयोग नहीं होता है, पटदीप में गमो पदा नहीं जाता है, जौनपुरी में भी गमो पदा नहीं जाता। असावरी थाट का राग है, काफी थाट का राग है, और इसको किस थाट में लिया जाता है? बिहागड़ा को। बिहागड़ा को जो है कौन से थाट के अंतर्गत रखा गया है? कमेंट बॉक्स में आप छाप करके हमें अवगत कराएंगे, बताएंगे। कोई कोई बिहाग को सॉरी बिहागड़ा को जो है खमाज और कोई कोई पिलावल, लेकिन बिहाग और खमाज के समावेश से ये राग बनता है। कौन से थाट में रखोगे? काफी थाट का ये राग है मधमास सारंग। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या है 19। निम्न में से दोनों मध्यम युक्त राग कौन सा नहीं है? केदार, गोरख कल्याण, घोड़ सारंग या छायानट। छायानट में लगता है, केदार में लगता है, तो कौन से में नहीं लगता है? घोड़ सारंग में लगता है, गोरख कल्याण में नहीं लगता है। दोनों मध्यम, क्योंकि ये खमास थाट का राग है, बाकी सब कल्याण के। हाँ। प्रश्न संख्या 20। राग काफी की जाति क्या है? ओडव संपूर्ण, संपूर्ण संपूर्ण, शाडव शाडव या संपूर्ण शाडव। सा सा रे रे ग ग म म प म प ध नि सा ने द प म प द म ग रे सा, आज कैलो जाम संग होरी, पिचकारी रंग भरी कैसर की, आज कैलो श्याम संग होरी। यही जो बड़ी प्रचलित बंदिश है, इसके अंतर्गत काफ़ी की जो जाति है वो संपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि एक भी स्वर वर्जित नहीं है। ग और नी इसके अंतर्गत कोमल लगते हैं,
ठीक है। गायन समय मध्य रात्रि में इस राग को आपके गाया जाता है। पौसा का कॉम्बिनेशन इसके अंतर्गत, या कभी कभी दूसरा प्रहर भी दिया होता है रात का, उसको भी हम मान सकते हैं। सारे ग सारे प म प द प नि द प सा नि द प म प द प ग रे रे सा ज रे रे ग ग म म प। इतनी अच्छी तो नहीं गाई है स्वरावली, मैंने कोशिश की है, क्यों गला अब उस लायक नहीं रहा है। प्रश्न 21, उस्ताद अमजद अली खान साहब का जन्म कब हुआ था? 9 अक्टूबर 1945, 17 अक्टूबर 1970, 10 अक्टूबर 1921, 15 जनवरी 1927। उस्ताद अमजद अली खान साहब हाफिज़ अली खान साहब के पुत्र हैं, ठीक है। और सरोद से जो है इनका रिलेशन जाना जाता है। तो जन्म भी दोस्तों 9 अक्टूबर 1945 को होता है। अयान और अमान दोनों कमान संभाले हुए हैं। 1975 में आई थिंक पद्मश्री मिला था, और 2001 में पद्म विभूषण मिला था। तो पद्म भूषण दोस्तों कब मिला था? पद्म भूषण कब मिला था? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए, और कब मिला था। प्रश्न संख्या है 22। संगीतामृत प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन किस विद्वान ने किया था? बालकृष्ण बुआ, भातखंडे, आमिर खान या पलुष्कर जी? संगीतामृत प्रवाह नामक जो पत्रिका थी संगीत की, इसका जो है निर्वहन संपादन किसने किया? तो सीधा सा इसका आंसर दोस्तों छाप देना है। क्या छापेंगे? क्या छापेंगे? बालकृष्ण बुआ, भातखंडे, आमिर खान, पालुष्कर जी। अब देखिए, बालकृष्ण बुआ का जन्म पूछ लें तो 1849, भातखंडे का जन्म पूछ लें तो 1860, पलुष्कर जी का पूछ ले तो 1872। आमिर खान साहब का जन्म कब हुआ ये आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में छापिए कब हुआ था इनका जन्म। समय शुरू होता है आपका अब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 23। सूलफाक ताल की आड़ का एक आवर्तन में कितनी मात्रा में होगी? सूलफाक ताल की आड़ एक आवर्तन में कितनी मात्रा होगी? 9.2/3, 6.2/3, 7.1/3, 5.2/5। प्रश्न है 23 स्क्रीन पे। तो थोड़ा सा स्पीड से इसलिए चलें कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न दे सकें, ठीक है। सूलफाक ताल में जो हैं आपकी मात्राएं कितनी होती है, पहले तो ये ध्यान में होना चाहिए, उसके बाद में आगे की कहानी शुरू होती है। तो सूलफाक ताल में 10 मात्रा आपकी होगी। अब 10 मात्रा में आड़ निकालिए, 10 से 3/2 को आपका जो है करिए, है ना। 10 से 3/2 क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए तो 10 दूना 20, 20 को 3 से डिवाइड कर दिए, 6 18, और बच गया 2, उतार दो 3, तो 6.2/3 ऑप्शन संख्या 2 कितनी मात्रा में होगी? तो ऑप्शन संख्या 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 विभाग इस ताल के अंतर्गत आपके होते हैं, और 3 ताली 2 खाली इसमें होता है। अब आपका खाली किस किस मात्रा पे होता है, कौन कौन सी मात्रा पे होता है, कमेंट बॉक्स में छापिए। प्रश्न संख्या है 24। छम्मा गुरु किस विद्वान का उपनाम है? शोभा कुदेशिया, पंडित गौरीशंकर, पंडित श्यामलाल मिश्र या शहाबुर रहमान? किसका उपनाम है छम्मा गुरु? छम्मा गुरु किस विद्वान का उपनाम है? शोभा कुदेशिया, पंडित गौरीशंकर, पंडित श्यामलाल मिश्र या शहाबुर रहमान? तबला से रिलेटेड है आई थिंक शहाबुर रहमान साहब, है ना। पंडित गौरीशंकर जी एंड श्यामलाल, शोभा कुदेशिया जी कौन है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन संख्या 1 जो है सही कर दें। चलिए, शोभा कुदेशिया, आई थिंक शोभा कुदेशिया ही इसका सही आंसर है, मुझे जहाँ तक याद है। अगर कुछ गलत होता तो मुझे आप अवगत करवाएंगे, ठीक है। क्लियर? ओके। क्षमा गुरु शोभा कुदेशिया या श्यामलाल मिश्र, इन दोनों में थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ।
शोभा कुदेशिया जी या श्यामलाल मिश्र साहब 1920 के आसपास में इनका जन्म मेरे ख्याल से होता है आपके बनारस में। तो इसका सही जो जवाब है शोभा कुदेशिया ही होना चाहिए। ओके, चलिए आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, तैयार हैं आप सभी? चलते हैं अंतिम प्रश्न के लिए, और अंतिम प्रश्न आपके लिए हाजिर है। कुंभ ताल की बियाड़ एक आवर्तन में कितनी मात्रा में होगी? 6.2/7, 5.3/7, 8.4/5 या 7.4/5? पिछली क्लास में जो हैं नेहा जी, पवन जी, काव्या जी, भरत पटेल जी एंड कनिका जी और भी काफ़ी मेंबर जुड़े थे, लगभग 30-35 मेंबर उस क्लास में थे। आज मैं चाहूँगा कि आपकी संख्या जो है वो बढ़े और निरंतर हम आपके लिए काम करते रहें, ठीक है। कुंभ ताल में मात्रा होती है 11। अब बियाड़ निकालना है तो बियाड़ निकालने का फार्मूला क्या है? 11 मात्रा और विभाग भी इसमें 11 ही होते हैं, ठीक है। तो 11 सही 7/4, 11 चौके 44, 44 को 7 से डिवाइड करें तो 7 छंग 42, 2 बच गया, 6.2/7 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 1, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, बियाड। अब जो है आप लोगों को क्या करना है, कल हम कोशिश करेंगे राग से प्रश्न ज़्यादा लें और कुछ जो है आपके शास्त्र का भी उठा लें। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि किस के, जैसे अभी MPPSC आ रहा है और MP टेट भी और UP TGT भी जनवरी में संभावित है, दिसंबर टू जनवरी। तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं इनको भी हम ध्यान में रख रहे हैं। आपका भी ओपिनियन हमें चाहिए कि किस प्रकार के आप प्रश्न चाहते हैं। तो दोस्तों कहा यही जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानना, कोशिश करते रहना है हम सभी को, और कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नैया पार है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में है। प्रणाम प्रणाम सभी को मेरा सादर प्रणाम, और आप सभी मेरे ऊपर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बना के रखें, मुझे दुआएं दीजिए कि स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। TC म्यूज़िक में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। थैंक यू सो मच एवरीवन।